तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके कदम कामयाबी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार छुए। आइए देखते हैं उनका एवी। लेखक, निर्माता, निर्देशक इंद्र कुमार का जन्म थिएटर एक्टर्स फरदुन ईरानी और शगुना ईरानी के घर हुआ। इंद्र कुमार मशहूर अदाकारा अरुणा ईरानी के छोटे भाई हैं। इनके भाई अदी ईरानी और फिरोज ईरानी भी एक्टर्स हैं तथा दूसरे दो भाई रतन ईरानी और बलराज ईरानी प्रोड्यूसर्स हैं। इनकी शादी बीना जी से हुई और इनकी बेटी श्वेता भी एक फिल्म एक्ट्रेस हैं। इंद्र कुमार ने शुरुआती दौर में गुजराती थिएटर और कई गुजराती फिल्मों में बतौर आर्टिस्ट भी काम किया। सन 1985 में उन्होंने बतौर निर्माता अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाई मोहब्बत। उसके बाद उनकी बतौर निर्माता निर्देशक बनाई हिट फिल्मों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। सन 1990 में माधुरी आमिर खान की दिल, सन 1992 में माधुरी अनिल कपूर की बेटा, सन 1995 में माधुरी संजय कपूर की राजा ने इंद्र कुमार को सुपरहिट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की पहली कतार में ला खड़ा किया। तो आइए देखते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंद्र कुमार का कोशिश से कामयाबी तक का ये सफर। तो ये थे निर्देशक इंद्र कुमार। आइए अब उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। इंद्र जी नमस्कार, सो नाइस टू मीट यू। आइए आइए। अभी जब मैं आपको यहाँ से आते हुए देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि आप बिल्कुल एक एक्टर की तरह लगते हैं, एक स्टार लगते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये एक्टर क्यों नहीं बने। मैं ये सोच रही थी कि आप एक्टर क्यों नहीं बने, एक निर्देशक क्यों बने। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे जी। बात शुरू करते हैं आपके बचपन से। मुझे ये मालूम है कि आप बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप गुजराती हैं, आपकी फैमिली गुजराती है जी, लेकिन आप गुजराती नहीं हैं, आप ईरानी हैं। हाँ? जी, जी। तो ये बताइए कि आपकी फैमिली इंडिया में कैसे आई और क्यों आई। जो मेरे ग्रेट ग्रैंड डैड थे वो वहाँ से आए इंडिया। जो मेरे डैड थे वो उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी, ड्रामा कंपनी चलाते थे वो, और उन्होंने तकरीबन 200 से 250 प्ले प्रोड्यूस किए। उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया कभी, लेकिन ही हैड ए वेरी कीन विजन। कितने जो बाद में सुपरस्टार्स बने स्टेज पे, वो मेरे डैड ने उनको लॉन्च किया था। सो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ आए। पर वो किस वजह से आए इंडिया? अब मतलब वो मैंने डैड से कभी वो बारे में, जब मेरे डैड एक्सपायर हुए तो आई वाज 13 ईयर ओल्ड। अच्छा। सो इतना सब वो बात पूछने का, और उस वक़्त हम लोग क्या था, आज तो बेटा बाप के कंधे पे हाथ रख के बात करता है। हाँ। सच बात जो जैसे ही 13 साल का हो जाता, हाय डैड करके मेरे इधर हाथ रखता हुआ आके। हाँ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं चलता था। डैड आते तो सब रूम में भाग जाते थे। हाँ। कोई इधर घुस जाता था, कोई उधर घुस जाता था। हाँ। मतलब डैड नहीं आए, उस वक़्त ऐसा होता था गब्बर सिंह आ गया। तो सब अपना अपना कोना पकड़ के भाग लेते थे। और डैड से अगर कोई सवाल भी पूछना है तो ऐसा नहीं था कि आप पूछो भाई पिताजी हमारे, आपके पिताजी इंडिया क्यों आए। वहाँ तक की तो खैर गुफ्तगू होती ही नहीं थी। हाँ। और वो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज इतना क्लोजनेस, मतलब प्यार बहुत करते थे एक दूसरे लेकिन को, एक डिस्टेंस बट एक ऑलवेज 1.5 हाथ दूर रखते थे बच्चों को। हाँ, हाँ। तो कभी ये बात जानने नहीं मिला कि वो वहाँ से क्यों आए, लेकिन आए और
मेरे जो डैड है वो मुझे बताते थे कि मैं तो रेस्टोरेंट में फ्लोर पे सोता था, और उसके बाद मैंने ये ड्रामा कंपनी फॉर्म की, और मैंने सब मुझे बोलते थे ईरानी रेस्टोरेंट खोल दो, बिकॉज हम बेसिकली ईरानी है। हाँ। अरुणा ईरानी जी मेरी बड़ी सिस्टर हैं जी। तो आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? तो उनका पैशन था कि मैं ड्रामा बनाऊंगा। तब फिल्मों में इतना लोगों की रुचि नहीं थी, मेरे डैड की रुचि जो थी वो ड्रामा में थी। तो हाउ ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, ही मेड 250 प्लेस एंड मोस्ट ऑफ देम वर सुपर हिट्स। अच्छा। बट उनको एक शौक था। हाँ। तो बचपन में शौक ये था कि मतलब जितना वो पैसा कमाते थे वो घोड़ों को घास खिला के आते थे। अच्छा। मतलब महालक्ष्मी रेस कोर्स जाके। अच्छा, तो मतलब पैसा घर पे नहीं आता नहीं आता था। हाँ। और उनको बहुत मतलब वो इतना प्यार करते थे रेसिंग से कि वो प्यार उनको महंगा पड़ा। बट फिर अरुणा जी ने, जैसे अरुणा जी फिर जब बड़ी हुई हमारी एल्डर सिस्टर, तो उन्होंने पूरे घर को संभाला। और जैसे वो आप पिक्चर देखते हो ना, वो जो 7 भाई होते हैं जिसमें, हाँ हाँ हाँ, अमित जी और 7 भाई, हाँ, सत्ते पे सत्ता, तो हम 8 पे 8 थे। अच्छा। हम 8 जने हैं। और एक से एक कैरेक्टर थे। हाँ। तो हेड अरुणा जी थी, तो जब डैड चले गए तो शी टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हम समझो ना वही कैरेक्टर थे सारे। हाँ। सत्ते पे सत्ता वाले, एक ऐसा टेढ़ा है तो एक वैसा मेढ़ा है। हाँ। तो एक ऐसा एड़ा है। तो मैं देख रही हूँ कि जो कॉमेडी है वो आपके अंदर बहुत है। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक्चुअली हम सब कॉमेडी है सारे के सारे, हमारा पूरा फैमिली। हाँ। जब हम जुड़ते हैं, सब एक जगह मिलते हैं, तो सब अपने बच्चे और बीवी को लेकर आते हैं, तो वो हमारा एक मजमा और पार्टी इतनी जम जाती है कि मुझे लगता है बाहर से फिर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ही 35-40 जने हो जाते हैं। ये बड़ी फैमिली होने का बड़ा मजा। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। हाँ। तो ले दे के गिन गिना के भी 6-8 लोग होते हैं मुश्किल से। नहीं, सब हम रहते हैं अलग अलग। हाँ, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मच्छी बाजार जमा हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी बचपन में नेचुरली फादर का थिएटर था, चलाते थे, और आपने भी शुरू में एक्टिंग से अपना एक तरह से करियर शुरू किया, थिएटर एक्टिंग से। तो उससे पहले आपने कुछ किया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या था, हमारे जो पुराने घर होते थे पारसियों के, वो बहुत बड़े होते थे। तो हॉल इतना बड़ा था हमारा। तो जो हमारी जो रिहर्सल्स डेली होती थी, हाँ, वो हमारे घर पे होती थी। तो सारे एक्टर आके वहीं पे परफॉर्म करते थे। तो हम बच्चे लोग बैठ के चुपके दरवाजे के पीछे से छुपके देखते थे। तो वो तो हम लोग के ब्लड के अंदर था ही, जो फिर अरुणा जी ने प्रूव भी किया। बट मैं एक्टर बनना तो चाहता था, बट फिर एक दिन मुझे लगा कि यार नहीं करनी एक्टिंग। पता नहीं, एक दिन सुबह उठा, मेरा ऐसा ही होता, मैं सुबह उठता हूँ और फिर सोचता हूँ ये करूँगा या ये नहीं करूँगा। तो मैंने बोला मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा। तो फिर मैंने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू किया। जैसे गुजराती फिल्में बनाई, उसमें भी काम किया, एक्टिंग भी की। फिर हम लोग हिंदी फिल्म बनाने लगे। तो पहली फिल्म हमने मोहब्बत बनाई, मैं और अशोक ठाकरिया ने मिलके, और दूसरी फिल्म बनाई कसम। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये पहले एक्टर बना, फिर प्रोड्यूसर बना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी कहीं दूर हूँ। पर जब मैं डायरेक्टर बना तो मुझे सब चीज़ का रस मिलने लग गया। जैसे एक्टर को एक्टिंग करके दिखा दो, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, और तो सारे रस जो है वो डायरेक्शन में मिलते हैं आपको। मतलब वो बच्चा वन इन ऑल, ऑल इन वन, या बेसिकली या। हाँ, लेकिन आपने जो एक्टिंग का करियर थोड़ा बहुत जो आपने किया भी, वो आपने गुजराती फिल्म से शुरू किया, एम आई राइट? जी। तो इसकी क्या वजह थी कि आपने गुजराती चूज़ किया ओवर हिंदी?
कि आपको मिल नहीं रहा था हिंदी तो आपने गुजराती किया कि? नहीं, गुजराती में हम सब बेसिकली गुजराती प्लेस मेरे डैड बनाते थे, तो वो, और उस वक़्त अरुणा जी गुजरात में कुछ फिल्में कर रही थी, तो एक फिल्म उनकी शुरू होके बंद हो गई जो मेरे बड़े भाई बना रहे थे, कंचन यानी गंगा करके। तो वो पिक्चर बंद हो गई 2 रील बन के, बिकॉज पता नहीं कुछ डिस्प्यूट हुआ वो मेरे भाई में और वो प्रोड्यूसर में, कुछ फाइनेंस अरेंज नहीं हुआ, तो वो पिक्चर बंद हो गई। उसके बाद मैं बेकार बैठा था, मैं 22 साल का था, तो मैंने बोला यार एक थॉट बहुत अच्छा है, इसका स्क्रीन प्ले ये लोगों ने करेक्ट नहीं लिखा है। तो मैं और डायरेक्टर जो अपने मेहुल कुमार हैं, हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने क्रांतिवीर वगैरह फिल्में, बहुत अच्छी बड़ी फिल्में बनाई, तो वो हमारे अच्छे मित्र भी थे। हाँ। और हैं रादर। तो वो, मैं और हमारे 1-2 मित्र मिलके हम लोगों ने इस कहानी पे काम करना शुरू किया और लिख दिया पूरा। और अरुणा जी रोज़ सुबह शूटिंग पे 8 बजे निकलती थी, तो 7 बजे वो मेकअप करने बैठ जाती थी। तो मैं रोज़ आके उनके पास रिलीजियसली बैठ जाता था कि अरुणा जी ये मेरी कहानी सुन लो, हम अरुणा बहन कहते हैं उनसे, हाँ। अरुणा बहन ये कहानी सुन लो। तो मुझे रोज़ देखती थी कि यार सुबह सुबह पकाने आ गया ये। पर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेकअप कर रही थी और एक फ़ोन आया, आज की शूटिंग कैंसिल है, कोई भी रीज़न की वजह से हुआ होगा। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मतलब अभी तो आप घर पे अभी बैठ जाइए, उनको भी टाइम पास करना था। क्या करें, शूटिंग तो कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने बोला चल तूने क्या लिखा है सुना, चल बहुत तेरे 1 महीने से मेरा दिमाग चाट रहा ना, सुना। तो मैंने तर मैं तो तोते की तरह रट्टा मार के बैठा था, मैंने तर पूरा उनको सुनाया। 2 मिनट तक ऐसा देखते रहे मुझे, ये तूने लिखा है? मुझे लगा शायद बहुत बकवास लिखा है मैंने, अब थप्पड़ पड़ेगा। तो मैं डरते डरते बोला हाँ मैंने लिखा है। उन्होंने बोला फैंटास्टिक लिखा है तूने। तो फिर मेरे में थोड़ा हौसला आया, मतलब आप मजाक कर रही है या आप सीरियस हैं? हाँ। बोले नहीं इंदु बहुत अच्छा लिखा है, ये पिक्चर फिर से मैं पैसे देती हूँ, ये पिक्चर शुरू करते हैं। एंड शी पुट इन हर मनी एंड द फिल्म वॉज मेड एंड इट बिकेम जुबली हिट इन गुजराती। तो इस तरीके से गुजराती से जुड़ गए, इसलिए इट वॉज नॉट प्लान्ड हो गया जी। हाँ, लाइफ में बहुत सारी ऐसी, आपके साथ क्या ऐसा हुआ है जिंदगी के बहुत सी चीजें हो जाती हैं? हाँ, एक दिन मैं नींद से उठा। हाँ। और मैंने अपने पार्टनर को बोला अब मैं आज से पिक्चर मैं डायरेक्ट करूँगा। हाँ। तो मेरा पार्टनर तो वहीं बेहोश हो गया। उसको लगा यार ये रात को क्या पी के सोया था जो सुबह तक इसकी उतरी ही नहीं है। तो बेचारा डर गया वो, बट मैंने कहा नहीं यार मैं तो डायरेक्ट करूँगा। तो बोला यार क्यों डायरेक्ट करना चाहता है, तूने किसी को असिस्ट नहीं किया है, सोच ले 1-2 बार। मैं बोला नहीं मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। फिर अनिल कपूर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनको मैंने बोला मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी डर गए कि यार ये अभी अच्छा खासा प्रोड्यूसर था ये हाथ से गया ये गया। तो फिर बोनी कपूर ने मुझे सपोर्ट किया। बोनी बोला नहीं इंदु को डायरेक्ट करना चाहिए। और सबसे पहले मुझे डायरेक्टर बनने के लिए बोलने वाले हैं जावेद अख्तर साहब। ओह अच्छा। जावेद साहब ने मुझे एक दिन, मैं वो कोई फिल्म लिख रहे थे तो बोनी ने मुझे भेज दिया कि जावेद जी ये बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी होगी, तो हम ब्रेक के बाद इसे सुनेंगे जी। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं इंदर जी से। तो इंदर जी ये बताइए कि आप मुझे किस्सा सुना रहे थे कि जावेद साहब ने सबसे पहली बार आपको कहा कि आपको डायरेक्टर बनना चाहिए, वो क्या किस्सा था? जावेद साहब एक फिल्म लिख रहे थे रूप की रानी चोरों का राजा, जो डायरेक्टर सतीश कौशिक थे और प्रोड्यूसर अपने बोनी कपूर थे। तो जावेद साहब अकेले थे अपना पूना में, तो मुझे वहाँ उनके साथ रख दिया गया कि यार तू उनके साथ रह, जरा उनका दिल बहलाना
उनको भी जब वो काम करना होगा काम करेंगे, बिजी रखना उनको बिजी रखना और थोड़ा काम में उनका ध्यान मतलब वो रहे और वो उनको कंपनी देना। बेसिकली अकेला बोनी को भी कुछ काम था तो ही हैड टू गो। तो शाम में मैं और जावेद साहब नीचे रोड पे वॉक करने निकले। ब्लू डायमंड एक ही होटल थी वहाँ पर पूना में उस वक़्त, ये बात है 28 साल पुरानी शायद। तो हम दोनों बात कर रहे थे इधर उधर की, ये वो गप्पे हाँक रहे थे और वॉक कर रहे थे। तब जावेद साहब ने मुझे बोला, इंदु जी आपने कभी डायरेक्टर बनने का सोचा है क्या? तो मैंने कहा नहीं जावेद साहब, मैंने कभी नहीं सोचा है। मैं आपको एक बात कहूँ, जिस दिन आप ये डिसीजन लोगे ना और जिस दिन आप डायरेक्टर बनोगे, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर बनोगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो मुझे लगा यार ये जावेद साहब को क्या हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला जावेद साहब क्यों आप मेरी फिरकी ले रहे हैं? मैंने कभी डायरेक्शन के बारे में सोचा नहीं और ना ही मुझे करना है, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना। उन्होंने फिर इंसिस्ट किया, जिस दिन आप डायरेक्ट करोगे आप बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर होगे। तो ही वाज द फर्स्ट गाय टू टेल मी दिस। तो फिर आपने जब ये बोला तो बोनी ने आपको सपोर्ट किया, तो फिर फिल्म कैसे शुरू हुई? और बड़े एक्टर्स को साइन करना पहली फिल्म में कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल नहीं हुआ हमारे लिए, एक्चुअली बहुत इजी था। बिकॉज अनिल कपूर, बोनी कपूर दोनों हमारे अच्छे मित्र थे, राधर आज भी हैं। और अनिल कपूर उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे। और हमारी फिल्म कसम करके एक फिल्म बनी जिसमें अनिल ही था। मोहब्बत में भी अनिल था, कसम में भी अनिल था। और कसम हो गई बुरी तरह से फ्लॉप। बट उससे पहले मैंने डिसीजन ले लिया था कि आज के बाद अगर फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो मैं खुद ही करूँगा, दूसरे डायरेक्टर को नहीं लूँगा। बिकॉज क्या है, समझाते समझाते हम लोग थक जाते थे। क्योंकि कहानी कुछ और होती थी, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाता था। और पैसे मैं लगा रहा हूँ, मौज वो कर रहा है। तो मुझे लगा यार अगर मरना है तो अपने हाथों मरूंगा, तेरे हाथों क्यों मरूं? तो मैंने फिर वो बीड़ा उठा लिया और फिर मैं अनिल के पास गया। तो मैंने बताया आपको, अनिल को पहले अनिल गश खा के गिर पड़ा कि यार ये तो प्रोड्यूसर था, वो भी गया एक। तो फिर लेकिन सबने मुझे बाद में सपोर्ट किया। फिर एक फिल्म साउथ की फिल्म थी जो हम बेटा बना रहे थे, वो अनिल कपूर और बोनी कपूर के पास राइट्स थे। तो वो लोगों ने वो राइट्स मुझे दिए, बोला ये पिक्चर तू डायरेक्ट कर। अब इसमें भी एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ जो आज तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आपकी पहली फिल्म तो दिल थी। दिल थी। पिक्चर शुरू बेटा हुई 27 अगस्त को, 27 अक्टूबर को। ओके। दिल शुरू हुई दिल शुरू हुई 27 अक्टूबर को, ये हुई 18 अक्टूबर को। एक महीने में दोनों फिल्में आप साइमल्टेनियसली डायरेक्ट कर रहे थे दोनों फिल्में। और एक महीने में दोनों फिल्में लॉन्च हुई, दोनों में माधुरी। ओह गॉड। और सब मुझे बोल रहे हैं यार तूने कहा ये जिंक्स लड़की को ले लिया, क्योंकि तब माधुरी फ्लॉप थी। हाँ फ्लॉप थी। हाँ। क्योंकि मैंने अक्टूबर में पिक्चर शुरू की, उसकी पहली हिट आई दिसंबर में तेजाब जी, फिर राम लखन, वहां से वो स्टार्ट। लेकिन जब आपने साइन किया उस वक्त वो फ्लॉप थी। फ्लॉप मतलब जिंक्स्ड बोलते थे। हाँ। ये जिस पिक्चर में लेंगे तो ये तो फिल्म चलेगी नहीं, मतलब आपकी पिक्चर पक्का फ्लॉप है। लेकिन मुझे पसंद थी, मुझे लगा नहीं अच्छे एक्टर है। तो मैंने बेटा में एक्चुअली आपको एक किस्सा बताऊं कि श्रीदेवी हीरोइन थी। ओके। या हाँ फिर अब वो क्या हुआ मुझे आज तक पता नहीं है। हाँ। क्योंकि जब बेटा पहले मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, कोई और डायरेक्ट कर रहा था और अनिल कपूर ही हीरो थे। वो डायरेक्टर का कुछ इंतकाल हो गया बहुत यंग एज पे, कुछ उनका एक्सीडेंट हुआ। तो ये पिक्चर मेरी गोद में आ गई बेटा। तो श्रीदेवी हीरोइन थी, तो श्रीदेवी ने शी चोज टू ऑप्ट आउट। ओके। फिर हम ये हीरोइन के पास गए, वो हीरोइन के पास गए, वो हीरोइन के पास, सबने मना कर दिया। तो मैंने ये अनिल से कहा कि यार अब ये माधुरी को ही ले लेते हैं यार। और अनिल बेचारा ऑलरेडी डरा हुआ कि 6 फ्लॉप माधुरी के साथ दे चुका है। और ऊपर से डायरेक्टर भी नया, ऊपर से डायरेक्टर ये मरवाने वाला दिख रहा है। बट थैंक्स टू हिम ही एग्रीड एंड श्रीदेवी निकल गई
माधुरी दीक्षित आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है। या आई नो। तो वहीं से मैं डायरेक्टर बना, दोनों फिल्में आई, दोनों फिल्में सुपर हिट हुई। गॉड वॉज विथ मी, आई बिलीव। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी फर्स्ट फिल्म में जो आपने डायरेक्ट की, अरुणा जी को क्यों कास्ट नहीं किया? पहली पिक्चर में जो मॉम का रोल था, जैसे आमिर खान की मदर थी, वो उतना पुख्ता रोल नहीं था, मतलब अच्छा रोल था, पावरफुल नहीं था। हाँ। आप मानेंगे बेटा में भी अरुणा जी नहीं थी। हाँ। 3 दिन पहले तक हाँ। दूसरी एक स्टेज की एक्ट्रेस थी। ओके। और मैं जेन्युइनली उनको लेना चाहता था। हाँ। बट कादर खान राइटर थे उस फिल्म के, बेटा के डायलॉग वो लिख रहे थे। हाँ। कादर साहब। हाँ। तो कादर साहब को मैंने कहा कि ये रोल में मैं अरुणा जी को ले लेता हूँ। तो कादर साहब ने बोला साले तेरी पहली फिल्म है, आखिरी फिल्म हो जाएगी, ये रोल में तू अरुणा ईरानी को लेगा, वो हमारे साथ कॉमेडी रोल्स कर रही है, हम लोग साउथ की फिल्में कर रहे हैं। तो अरुणा जी, कादर खान, हाँ, ये सब क्लिक था। बन गया था। हाँ, और वो शक्ति कपूर जी, ये एक पूरा एक क्लिक सा हाँ, एक क्लिक था उनका। हाँ। तो मैं बोल नहीं पाया बिकॉज मेरी भी पहली फिल्म थी, मुझे डायलॉग लिखाना, कादर साहब स्टार थे राइटर। तो 3 दिन पहले कादर साहब के साथ मेरा अनबन हो गया और मैंने कहा सर मुझे आपके साथ पिक्चर नहीं करनी है करके मैंने हाथ जोड़ दिए और उनका आशीर्वाद देके वहाँ से चला गया। बाहर आया, देखो कोई इंसिडेंट कैसा होता है। घर गया, मुझे एक फ़ोन आता है, हेलो, बोला बोलिए, इंदर, जावेद बोल रहा हूँ। जावेद साहब आप? मैं डर गया, जावेद साहब ने मेरे घर पे कैसे फ़ोन किया? उन्होंने बोनी से नंबर लिया होगा। ओके। आपको पता है आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं? मैं बोला क्या किया जावेद साहब मैंने? आपने अरुणा ईरानी को उस रोल के लिए नहीं लिया है। मैं समझता हूँ आप इससे बड़ी गलती कर नहीं सकते। इतने में और उनसे फ़ोन किसी ने छीन दिया। शबाना जी फ़ोन पे आई, शबाना आज़मी जी। हाँ। और उन्होंने बोला इंदर अगर ये पिक्चर बनानी है तो अरुणा जी के साथ ही बनाना। मैंने बोला यार अभी मैं वो जो आदमी मुझे रोक रहा था उससे मैं झगड़ा करके आया हूँ। हाँ। और घर पहुँचता हूँ और इनका फ़ोन आता है। तो मैंने बोला ये कुछ डेस्टिनी है। हाँ। उसी वक्त मैं फिर अरुणा जी के पास गया तो पहले अरुणा जी थोड़ी नाराज़ हुई कि अभी आ रहा है तू? हाँ। बड़े देर से आए बड़ी जल्दी आ गए। तो फिर उन्होंने थोड़ी नाराज़गी जाहिर की, पर अल्टीमेटली तो भाई हूँ भाई। तो मैंने कुछ मीठे मीठे 2 शब्द बोल दिया और वो फिसल गई क्योंकि वो हम सबको बहुत प्यार करती है। तो बोले चल मैं करती हूँ और 3 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो गई। उस टाइम तो अरुणा जी बहुत बिजी रहती थी, तो आपके लिए डेट्स निकालना उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कुछ चक्कर चलाया, बोला मेरे भाई की फिल्म शुरू हो रही है, तो उन्होंने 2 दिन दिए मुझे। तो 3 दिन की शूटिंग में 2 दिन उनकी मैंने शूटिंग की। और पहले क्या शिफ्टों में होता था। हाँ, तो सुबह की शिफ्ट आप कर लीजिए, 4 घंटे यहाँ कर लिए, 9 से 4 यहाँ कर लो, 4 से 10 वहाँ कर लो। सब आर्टिस्ट ऐसे करते। सब आर्टिस्ट ऐसे करते। तो मुझे ये बताइए, एक बात मैं हमेशा जानना चाहती हूँ आपसे कि जो रोल अरुणा जी का बना बेटा में, कमाल का रोल था और उसके लिए उनको अवार्ड्स मिले उस साल बहुत सारे। क्या वो अरुणा जी थी तो वो रोल ऐसा बन गया कि वो रोल था तो अरुणा जी ने ऐसा किया? मतलब देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली ये दोनों का एमलगमेशन, ये दोनों का मिलन, मतलब वो कैरेक्टर ऐसा था। हाँ। और जिस तरीके से अरुणा जी ने उसको निभाया, ये दोनों चीजें मिलके बोलते ना, सोना था सुहागा आ गया, सोने पे सुहागा हो गया। सिंपल। तो उस फिल्म के लिए तो आपको इतना एक्लेम मिला, आपके मुझे अवार्ड नहीं मिला बस खाली पर आपके सारे एक्टर्स को अवार्ड मिला। तो मैं उस दिन रात को परेशान हुआ, बोला हाँ। मुझे क्यों नहीं दिया यार, मैंने क्या गुनाह किया था? आपने पूछा किसी से ये?
क्या ये हमारे देश में सुनवाई होती कहाँ है? अच्छा, कमाल की बात कभी कभी ये होती है अवार्ड्स में कि बेस्ट फिल्म कोई और होती है और बेस्ट डायरेक्टर कोई और होता है। विदाउट द बेस्ट डायरेक्टर एक बेस्ट फिल्म बन नहीं सकती मेरे माइंड में। अगर बेटा को 6 अवार्ड मिले थे, हाँ, वो 6 अवार्ड डायरेक्टर के बिना मिल ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, वो ऐसे नहीं गिनते। तो वो ऐसे नहीं गिनते हैं। हाँ। और पता नहीं क्या गिनते हैं, मतलब मेरे तो समझ, वो पिक्चर के अंदर मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, और मज़ा क्या आया, हाईलाइट हुआ, आमिर खान मेरे बाजू में बैठे थे। लंबी कहानी है तो हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। ओके। इंदर जी, आमिर खान की कहानी मैं आपसे जरूर सुनने वाली हूँ, लेकिन हम उसको सुनेंगे ब्रेक के बाद जी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूँ किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं इंदर कुमार से। तो इंदर जी, आप मुझे कुछ आमिर खान जी के बारे में बताने वाले थे। हाँ, तो बेटा फिल्म को 6 अवार्ड मिले और जो डायरेक्टर था उसको अवार्ड नहीं मिला। और मैं बैठ के सोचा था मुझे क्यों अवार्ड नहीं दिया, और मेरे बाजू में आमिर खान बैठे थे। हाँ। वो भी बहुत होपफुल थे कि जो जीता वही सिकंदर उसी साल थी। हाँ। तो उनको अवार्ड मिलेगा। हाँ। एंड ही वाज डैम श्योर कि ये अवार्ड तो मेरा है। लेकिन वो उनको नहीं मिला। तो उस दिन के बाद आज तक, उसी रात उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं ये अवार्ड फंक्शन पे नहीं जाऊंगा। और ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि देयर वाज द लास्ट अवार्ड ही अटेंडेड। मतलब उसके बाद उसने कोई अवार्ड अटेंड नहीं किया। तो मेरे बाजू में ही थे उस वक्त। जब उसने वो बोलता ना, भवानी डाकू लोग कसम खाते ना, वो भवानी के आज के बाद हाथ पे हाथ रख के। अच्छा, ये बताइए कि माधुरी के साथ आपने 3 फिल्में की लगातार और आमिर के साथ भी आपने 3 फिल्में की, तो ये कैसे हुआ? मतलब आमिर के साथ 3 फिल्में किसी और डायरेक्टर ने नहीं की हैं इकट्ठी, और ना ही माधुरी के साथ, ना ही माधुरी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि मैं लकी भी हूँ, और ये दोनों बेहतरीन, ज़बरदस्त, प्रोफेशनल, बहुत प्यारे इंसान, बेहतरीन कलाकार हैं। उनके साथ एक फिल्म करने मिल जाए तो भी यू फील यू आर लकी। बट आई वॉज वेरी लकी कि मैंने 3 फिल्में की, और हमारी एक फिल्म और बाकी है। मेरी एक माधुरी के साथ बाकी है, एक आमिर के साथ बाकी है। कब बन रही है? अब उन दोनों को इकट्ठा कास्ट कर दीजिए ना। अब वो कब होगा पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि एक फिल्म हमारी इन दोनों के साथ बैलेंस है मेरी। तो इससे पहले आई क्या बोलते हैं, हैंग माई शूज, ये एक पिक्चर जरूर करनी है। अच्छा, फिल्म इश्क आपकी 4थी फिल्म थी और पहली फिल्म थी जो आपने आउट ऑफ इंडिया शूट की। जी। नाउ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ डायरेक्टर, जब आप अब्रॉड शूट करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मतलब एक माहौल अलग है, जगह अलग है, नए लोग हैं, नई चीज़ें हैं। तो आपका एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस शूटिंग अब्रॉड कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एंड जो हमारे प्रोड्यूसर थे मिस्टर गोवर्धन तनवानी, वो उनसे दिलदार प्रोड्यूसर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उनसे इतना मांगो तो इतना दे देते थे। अच्छा। हाँ। तो मैं उससे पहले सारे गाने ऊटी में कर चुका था, तो मैंने बोला ऊटी जाते, बोलते नहीं हम स्विट्ज़रलैंड में जाके गाना करेंगे। तो वो प्रोड्यूसर तो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं था, तो प्रोड्यूसर खुद ही मुझे ले गया स्विट्ज़रलैंड में, आप गाने शूट करो। आपको ऐसा लगता है कि जब आप शूटिंग्स में, हम लोग जब आउटडोर जाते हैं, कहीं भी हो, ऊटी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो एक यूनिट की एक बॉन्डिंग सी हो जाती है, क्लोजनेस हो जाती है, एक फैमिली की तरह हो जाती है, जो कि जब हम बॉम्बे में शूट करते हैं हम काम ख़त्म करके घर चले जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर हम एक फैमिली सी बन जाते हैं। हाँ, एक्चुअली आउटडोर में तो ऐसा होता है कि बेसिकली यू आर ऑन ए पिकनिक। सुबह आप 5 बजे उठ जाते हैं, 7, सवा 7, साढ़े 7 सेट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले काम खत्म करना है। फिर शाम को सब होटल पहुंच जाते हैं 7, साढ़े 7 बजे, तो सब एक ही होटल में रह रहे होते हैं, तो उससे एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है दोस्ती का। तो रात को सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं, तो सब मस्तियाँ होती है, तो एक मतलब एक पिकनिक का बेसिकली माहौल बन जाता है। तो और आउटडोर में होता है तो आदमी थोड़ा अपने आप को लेट लूज भी कर देता है। हाँ। तो वो एक अलग फीलिंग, एक अलग फील है, एक अलग मजा है, एक अलग मजा है।
अच्छा ये बताइए कि आपकी पहली जो जितनी भी फिल्में रहीं वो बहुत ही इमोशनल, कभी रोमांटिक, सीरियस, हेवी, जैसे बेटा बहुत ही हेवी सीरियस फिल्म थी। ये सब फिल्में बनाने के बाद सडनली आपको कॉमेडी बनाने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? देखिए, जब मैंने पहली 4 फिल्में बनाई, दिल, बेटा, राजा, इश्क, ये सब गोल्डन जुबली हिट्स हुई, लेकिन मन फिर थोड़ी कमज़ोर पड़ी। जिसका म्यूज़िक सुपर हिट था बट थोड़ी कमज़ोर पड़ी। फिर उसके बाद मैंने और एक फिल्म बनाई, रिश्ते, जो और कम पड़ गई, जो बेसिकली फ्लॉप हो गई। रिश्ते में कौन एक्टर्स थे? अनिल थे, अनिल और करिश्मा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कहीं ना कहीं अब मेरा टच खो चुका हूँ। और इंदिवर जी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इंदिवर जी जो लिरिक राइटर है, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे गाने लिखे उन्होंने। ही वॉज द सेकेंड गाय टू टेल मी टू बिकम ए डायरेक्टर। जावेद साहब ने पहले बोला, ही वॉज द सेकेंड गाय टू टेल मी कि व्हाई डोंट यू डायरेक्ट अ फिल्म। ओके, सो ये 2 लिरिक राइटर जो हैं आपके पीछे पड़े हुए। हाँ, पीछे पड़े, भैया बन जाओ डायरेक्टर। ही वॉज द सेकेंड, द फर्स्ट जावेद साहब है, सेकेंड इंदिवर जी। और जब मैं फिल्म प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया तो मेरी पहली पिक्चर में वही लिख रहे थे गाने, जो मोहब्बत में। अच्छा, तो उसमें उस वक्त वो गाना लिखते थे, तोहफा तोहफा लाया लाया, सब जो ऐसे गाने थे वो लिखते थे। तो मैंने बोला आप इतनी संजीदा, इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे आपने, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, और काफ़ी ऐसे गाने आपने लिखे, हम तुम्हें चाहते हैं जैसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो मैंने, आपने इतने बड़े बड़े गाने लिखे, अब ये क्या लिख रहे हैं ये आप ये क्या तोहफा तोहफा कर रहे हैं यार। बोला इंदर जी एक बात बोलता हूँ, प्लीज इसको अपने दिल में रख लीजिएगा। तो मैंने बोला भाई क्या? बोलिए सर। बोले एवरी 10 years इन द फील्ड ऑफ आर्ट यू हैव टू शेक योर सेल्फ। कि अब कुछ नया किया जाए, नया, ब्रेक योर सेल्फ। बोला हाँ फिर, एंड देन रीमेक योर सेल्फ। क्या बात है। तो वो बात मेरे जहन में थी, तो मुझे लगा यार मैं कहीं ना कहीं जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, अब वो पुरानी स्टेलपना आ गया और वो बात नहीं बन रही है। कुछ अलग करो। नया जनरेशन को क्या चाहिए, नया जनरेशन क्या चाहता है। तो हम लोगों ने कुछ 6 महीना फिल्में ही नहीं बनाई, अभी नेक्स्ट नहीं बनाना है, बस बैठ के फिल्में देखना है, रिलैक्स होना है, यंगस्टर से मिलना है। फिर मेरा एक असिस्टेंट है, जो उस वक्त असिस्टेंट हुआ करता था, अब राइटर है, तुषार हीरानंदानी, जो अभी बहुत बड़ा राइटर बन गया है, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी उन्होंने और काफ़ी अच्छी फिल्में अभी लिख भी रहे हैं। तो वो मेरे असिस्टेंट थे। तो मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही कहा कि यार तेरे पास कोई कहानी है तो सुना। तो उसने मुझे ये मस्ती की कहानी सुनाई, और मिलाप जवेरी जो उनके को राइटर थे उस वक्त, दोनों मिल के लिखते थे उस वक्त, अभी तुषार अलग लिखते हैं। तो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा ये कुछ यंग आइडिया है, ये आज की जनरेशन के लिए बहुत नई बात समझेगी, इससे आइडेंटिफाई करेगी। मुझे अच्छी बात क्या लगी कि हर पिक्चर में जब हीरो गलत रास्ते पे जाता था तो क्या होता था, एक तूफानी रात होती थी, बारिश हो रही होती थी, उसमें एक बिजली चमकती थी और जो भी लड़की होती थी वो आके उससे चिपक जाती थी और फिर जो भी होना था वो हो जाता, अनहोनी हो जाती थी। मेरी फिल्म में पहली बार 3 हीरो ये कोल्ड ब्लडेडली बोल रहे हैं कि यार बीवियां परेशान कौन खाए, लेकिन हम तो बाहर जाके मस्त बिरयानी खाते। बहुत मजा आ रहा है, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं इंदर कुमार जी से। तो इंदर जी, आप बता रहे थे मुझे बिरयानी के बारे में कि ये 3 हीरो कहते हैं कि हम तो बाहर जाके बिरयानी खा सकते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर अब वो बाहर बिरयानी खाने जाते हैं, जैसे सबने वो फिल्म देखी हुई है, बट मुझे लगा कि ये थॉट तो बहुत अच्छा है, बट वो सक्सेस नहीं होने चाहिए।
उन्हें सबक मिलना चाहिए, बिकॉज जो यंगस्टर है वो सोचता है कि ठीक है बिरयानी खाने गए, कि इस लाइट वेन मैच्योर कॉमेडी जो एडल्ट कॉमेडी उसमें भी आपने एक मैसेज रखा ताकि मैं वो जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उसमें वो बात रखी थी कि एंड में डायलॉग था कि घर की दाल छोड़ के बाहर बिरयानी खाने जाओगे तो अजय देवगन बोलता था हड्डी जरूर गले में फंसेगी। इसलिए आज से कसम खाओ कि तुम घर की दाल ही खाओगे। फिर वो बीवियों से भी कहता है कभी कभी आप भी बिरयानी बना दिया करो। तो दोनों तरीके से बैलेंस हो जाए। तो इस नोट पे फिल्म एंड होती थी। तो मैंने उस बात को प्रोपोगेट नहीं किया कि ऐसा करना चाहिए, बट अल्टीमेटली ये सीख भी दिया कि नहीं भाई जो घर वाली है वो बेस्ट है जी। अच्छा, इसके बाद आपकी अगली फिल्म धमाल में मैंने बोला मैं लड़की लूंगा ही नहीं, तो सब चौंक गए। बोले आपकी फिल्म कोई खरीदेगा ही नहीं, आपकी फिल्म में आप लड़की नहीं लेंगे। मैं बोला नहीं, मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं है, मेरी फिल्म में कोई हीरो भी नहीं है, मेरी फिल्म में सारे कैरेक्टर है। तो सबको लगा अब तो यकीनन अब तो मतलब अब ये थोड़े पगला चुके हैं। इनके जाने का टाइम आ गया। बट लेकिन मेरा पैसा है, मुझे लगाना है, तो मुझे कोई रोक टोक है नहीं, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो फिल्म में गाना भी नहीं है। एक गाना ज़बरदस्ती मेरा गला पकड़ के ठूसा गया, जो मेरी करियर का वर्स्ट गाना है वो। मतलब तो उसमें लड़की भी नहीं है। अगर आप धमाल देख लें, और धमाल आज लोग बोलते हैं आपने क्लासिक कॉमेडी बना दी थी, एक कल्ट फिल्म, हाँ, एक अलग कॉमेडी की एक अपने आप में एक मिसाल है वो पिक्चर। तो वो रिस्क लिया मैंने, विच पेड ऑफ। फिर मैंने एक और एक्सट्रीम स्टेप किया। मैंने एक दिन हैंगओवर देखी थिएटर में। मुझे बहुत मजा आया और मैं ऑडियंस को देख रहा था, सब गंदे जोक्स पे या एडल्ट जोक्स पे सीटों से गिर गिर के हंस रहे थे। तो मैंने बोला यार ये इंडिया अब मैच्योर हो चुका है, अब ये हैंडल कर सकता है, अब ये एडल्ट ह्यूमर को हैंडल कर सकता है। तो फिर मैंने जो ग्रैंड मस्ती लिखी वो फिर उस चीज़ को, हैंगओवर को दिमाग में रख के, अमेरिकन पाई को दिमाग में रख के मैंने, और बहुत सक्सेसफुल रही ये फिल्म, बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही। अभी मेरी ये फिल्म लास्ट आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती पार्ट 3, मतलब पार्ट 3 जो था वो मुझे मालूम है सुपर सक्सेसफुल होने वाली थी। बट जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो फिल्म 3 वीक पहले लीक हो जाए, विच इज अनफॉर्चुनेट थिंग, सब डिजिटल पे आ गई, नेट पे आ गई, तो फिर सबने देख ही ली, तो फिर थिएटर में क्यों कोई जाएगा? उतावले हो रहे थे। आप मानोगे, मेरा एक कजिन है जो सिंगापुर में था, तो मैंने उससे पूछा तूने फिल्म देखी? बोला नहीं मैं देख रहा हूँ। बोला कमबख्त तू मेरी फिल्म देख रहा है? बोले मुझसे रोका नहीं गया यार, प्लीज मुझे देख लेने दे। तो जब मैंने सोचा करोड़ों लोग देख रहे हैं, कमबख्त एक और सही तू भी देख ले, क्या तेरे को रोक के मैं क्या कर लूंगा। तो मतलब पिक्चर इतनी लोगों को पसंद आ गई थी, बट वो पिक्चर भी बहुत बड़ा बिजनेस करती, लेकिन मेरा बहुत हैवी लॉस हुआ। अच्छा पैसा तो गया, कमाने वाला पैसा भी गया। जैसे सपोजिंग आज पिक्चर ये हिट होती तो मुझे पैसा मिलता, डिस्ट्रीब्यूटरों को पैसा मिलता, लेकिन चूंकि वो फिल्म नहीं चली तो मुझे भी नुकसान हुआ, सबको नुकसान हुआ, और आगे के लिए भी एक इंसान को और ये तो एक हो गया, ये हो गया फाइनेंशियल लॉस। लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो होता है एक्चुअली बेसिकली, आप तो खुद जानती हैं कि डायरेक्टर कैसा फील करता है, आपसे बेटर कौन जान सकता है। तो माँ जो है अपने कोख में बच्चे को 9 महीना रखती तो इतना प्यार कर लेती है, तो मैंने तो 18 महीना रखा था। तो इतने इमोशन जुड़ गए थे कि जब ये फिल्म को लोग नेट पे देख रहे थे, और मुझे पैसे का वो अफसोस नहीं हुआ, चलो पैसा तो गया, वो तो मैं फिर कमा लूँगा, मुझे मालूम है, मुझे आता है, पब्लिक ने लिया है, पब्लिक ही देगी वापस, मुझे मालूम है। लेकिन दुख ये हो रहा था कि अरे यार
ये मेरा बच्चा है। जैसा अभी कोई एक औरत है, बच्चा डिलीवर करने वाली थी, 2 वीक पहले उसको अबॉर्ट करा दिया गया और उस बच्चे के साथ सब खेल रहे हैं, तो वो माँ पे क्या गुजरेगी। वो मेरे पे ये गुजरा, लेकिन अभी आज के ज़माने में किसी के लिए सेंटिमेंट्स है नहीं, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट सेंटिमेंट्स। पर आपने अच्छी स्पिरिट में लिया है जो भी। इट्स वेरी सैड, और पायरेसी के बारे में हमें बहुत कुछ करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक चीज़ को दबाते हैं तो कोई और फॉर्मेट निकल आता है। अब डिजिटल नई चीज़ आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके कुछ बारे में? नहीं, कोई भी कुछ भी कर लेता है। पिक्चरें हम बनाते हैं और देखते फ्री में सब। हाँ, यही तो सैड पार्ट है। चलिए आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि आपकी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा पायरेसी में, कि गवर्नमेंट, आज जैसे मेरी फिल्म पायरेट हुई, मुझे एक्स अमाउंट का लॉस हुआ, बट वो लॉस मेरा नहीं था, सामने गवर्नमेंट का भी था, बिकॉज गवर्नमेंट 40% एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है हमसे। सही बात है। तो वो ये सोच रही कि मेरा लॉस हुआ, या जो ये फिल्में रोज़ नेट पे आ जाती है वगैरह, वो प्रोड्यूसर का लॉस है। तो गवर्नमेंट से मैं समझूंगा वो लोग की ये बहुत मतलब गलती है। आज अगर थिएटर का बिजनेस बढ़ेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट 40% दुनिया में कहीं नहीं है, ओनली इन इंडिया है। हम सारे टैक्सेस भरते हैं, मैं अपना पर्सनल इनकम टैक्स भरता हूँ, मेरी पिक्चर पे टैक्स लगता है, फलानी जगह पे लगता है, TDS लगता है, प्लस 40%। प्लस एक ही इंडस्ट्री है दुनिया में, और इंडिया के जितने बिजनेस है उसमें एक ही बिजनेस है जिस पे 40% बाद में भी टैक्स लगाया जाता है। I know. तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। लेकिन क्या हमारे लीडर हैं या कौन है पता नहीं, समझा नहीं पा रहे, या गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है। इट्स ए वेरी ट्रेजिक सिचुएशन। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 5-10 साल में थिएटर ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो ये फिल्म लाइन पनप नहीं सकेगी। बिकॉज मुझे याद है, आपको भी याद होगा, उस टाइम पे आज से 25 साल पहले 1000 प्रोड्यूसर थे, फिर 500 हो गए। आज अब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स तो रह ही नहीं रहे। मैं आपको उंगलियों पे नाम गिना सकता हूँ, आप 10 या 11 के ऊपर 12वां नाम नहीं ले सकेंगी। सही बात है ही नहीं। तो सब जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो होते थे, जो फिल्म खरीदते थे, वो भी खत्म हो गए हैं। कॉर्पोरेट तो गवर्नमेंट पता नहीं समझ नहीं रही है इस बात को, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं वो लोग। सही बात। तो अब मैं ये इसका एक डेलीगेशन बनाने वाला हूँ, और मेरी अगले महीने कोशिश है कि मैं जाऊँगा। और ये जो गवर्नमेंट है वो बड़ी रिसेप्टिव है। उन्होंने कहा, मुझे खुद मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप प्रपोजल बना के लेकर आइए, हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये एश्योरेंस तो दिया गया है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। जी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, आपके 3 बच्चे हैं, श्वेता, तानिया एंड अमन। जी, उनके बारे में कुछ बताइए। श्वेता को एक्ट्रेस बनना है, तो मैं उसके साथ दिल 2 बना रहा हूँ। अच्छा, दिल का पार्ट 2। जो तानिया है वो डायरेक्टर बनना चाहती है, आपके साथ, तो मेरे साथ ही असिस्ट कर रही है मुझे। और उसने मेरे ख्याल से दबंग 2 में भी असिस्ट किया था, सलमान की फिल्म में। और जो मेरा बेटा है अमन, उसको तो पैदा होते ही बोल रहा है मुझे एक्टर बनना है। तो चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह उसको कभी काम नहीं दिया आपने? नहीं, बट मतलब कोई ऐसा मौका नहीं आया। बट उसको तो वो तो बोलता है, मैं उसको कभी कभी बोलता हूँ यार कुछ और तो सोच तो सही। हाँ। बोलता मुझे जरूरत ही नहीं सोचने की, मेरा माइंड मेडअप है, मैं तो एक्टर बनने वाला हूँ। अच्छा, तो आप सोचिए अच्छा सा सब्जेक्ट अभी से अपने बेटे के लिए। वही हाँ कुछ कर। और अच्छा नहीं, दूसरी बात ये कहता है मुझसे कि पापा आप मेरी टेंशन नहीं लेना, आपसे मैं लॉन्च नहीं होने वाला हूँ, मैं अपने आप हो जाऊंगा। क्या बात है। मैं स्टार बन जाऊंगा, फिर करूंगा आपके साथ काम। क्या बात अच्छा है बेटा, हमसे ही। आपकी वाइफ पार्टिसिपेट करती हैं या कुछ एक्टिवली, या शी इज अ हाउसवाइफ? शी इज अ हाउसवाइफ, बट ऑलवेज ये कहा जाता है कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। नहीं, बहुत कुछ करती हैं वो कुआं है, डालते जाओ पता नहीं चलता कहाँ गया सब कुछ। बेचारी हम चारों को झेलना
वैसे ही मेडल मिलना चाहिए। मतलब एक फिल्म फेयर अवार्ड बड़ा सा लाइफ साइज बना के उनको दे देना चाहिए। और प्लस मुझे औरतों में, माओ में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है। उनका कांस्टेंट ये होता है, अरे मेरे हस्बैंड का सब ठीक हो जाए, अरे मेरे बच्चे का सब ठीक हो जाए, अरे मेरे वो बच्चे का सब ठीक हो जाए। दूसरों के लिए जीती है, दूसरों के लिए जीती है। तो ये मेरी बीवी की नहीं, हर बीवी की यही कहानी है। अच्छा ये बताइए कि आपको काफ़ी क्लैरिटी थी कि आप इसी लाइन में आना चाहते, तो आपने पढ़ाई कितनी की? मैं एक्चुअली मुझे डायरेक्शन के बारे में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, मैं एक्टर बनना चाहता था, बट मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की। ऑनेस्टली मैंने सिर्फ एसएससी तक किया, और तब एजुकेशन का इतना किसी को ध्यान था भी नहीं। आज एजुकेशन के लिए बहुत एम्फोसिस दिया जाता है, बट मैं आपको ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम दूंगा जो बेचारे अंग्रेज़ी जानते भी नहीं है, लेकिन वो लोग क्लासिक्स बना के गए। सही बात। तो मुझे लगता है एजुकेशन का और क्रिएटिविटी का कोई वो है ही नहीं, कनेक्शन नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर मैं शायद बेटर पढ़ गया होता तो शायद मैं बेटर फिल्में और बना सकता था। तो अगर मैंने एजुकेशन काम आती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जबरदस्ती बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें उन्हें जाने देना चाहिए। इसी नोट पे हम अपना शो ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे रैपिड फायर पे। जी। तो मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाली हूँ, जिसका आपको मुझे एक एक वर्ड या एक लाइन में जवाब देना है। मैं पहले वो बख्तर पहन लूँ? रैपिड फायर है ना। एक आधी गोली लगे ना बराबर। मैं 1 मिनट के लिए हैरान हूँ, बोल क्या रहे? अच्छा, कभी परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? गाने लगता हूँ। खुश होते हैं तो क्या करते हैं? फिर गाने लगता हूँ। अच्छा, आप तो म्यूजिकल है। हाँ। किस चीज जब दुख होता है तो दुखी गाने गाता हूँ, जब खुश होता तो खुश होता हूँ तो थोड़े हैप्पी वाले गाने। तो सॉन्ग इमीडिएटली अंदर शुरू हो फूट पड़ता है। किस चीज के बिना रह नहीं सकते? मेरे 3 अनमोल रतन और मेरी बीवी। तो आपकी तो 4 चीजें हो गई। हाँ। जिंदगी में कुछ छोड़ना चाहे तो क्या छोड़ेंगे? गुस्सा। आता है? लगता तो नहीं है। हाँ, कभी कभी आ जाता है। कभी कभी आता है। अच्छा। दिलीप कुमार जी की पसंदीदा फिल्म, सबसे पसंदीदा फिल्म आपकी? गंगा जमुना। फैंटास्टिक फिल्म। खाने में क्या पसंद करते हैं? मैंने वो पिक्चर 13 बार देखी है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट पिक्चर है वो, गंगा जमुना। वाओ। खाने में क्या पसंद करते हैं, इंडियन या चाइनीज? चाइनीज। ओके। सबसे फेवरेट हॉबी क्या है? मुझे फार्मिंग का शौक है। अच्छा। लेकिन मैं कभी फार्मिंग में गया नहीं। हाँ। बट मैं एक दिन जरूर फार्मिंग में जाऊंगा। ओके। वो मेरी हॉबी है। प्लांट को ग्रो होता हुआ देखने का बड़ा मजा आता है। 30 साल पहले मैं अगर डायरेक्टर नहीं बना होता तो शायद मैं फार्मर बना होता। जी। वंडरफुल। इंडिया में कौन सा हिल स्टेशन सबसे पसंद है आपको? कौन सा हिल स्टेशन? सारे अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, पर मैं गया हूँ मतलब कुल्लू मनाली मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। ओके। कौन सा मनपसंद रंग आपका? ज्यादातर तो रेड अच्छा लगता है। फीमेल्स पे क्या मेल पे भी? फीमेल पे तो ज्यादा ही। छुट्टी का दिन कैसे बिताते हैं? काम करते हुए। मतलब आप छुट्टी नहीं लेते? दिमाग चलता रहता है ना, या फिल्म देखने बैठ जाते हैं या कोई म्यूजिक लगा लेते हैं। वो भी काम ही हो गया। हाँ। फिल्मों के अलावा और कौन सा पैशन है? फार्मिंग। एक दिन अच्छा फार्मर बनूं। अब ये सुन के आप जब रिटायर होंगे फिल्मों से, अगर कभी होंगे तो आप फिर फार्मिंग में जाएंगे? वो मैं नहीं होऊंगा। नहीं होंगे, पर फार्मिंग साथ कर जरूर कर लूंगा। ओके। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने रैपिड फायर के। इंदर जी, आपको थोड़ी सी तकलीफ करके यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑटोग्राफ साइन करना है और हमारे दर्शकों के लिए कुछ लिखना है। डेफिनेटली, माय प्लेजर।
तो आप पहचाने भी नहीं जा रहे, अलग ही दिखते हैं। अच्छा, तो यहाँ या यहाँ? साइन यहाँ कीजिए और लिखिएगा।